दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 31। तो आज हम बात करेंगे इस 31 सीरीज में। तो ये जीके की MCQ टाइप टोटल 10 क्वेश्चन है। तो ये जीके जो 10 क्वेश्चन है ये UPPCL, JMRC, रीट और टेट सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में JMRC, रीट, HSSC, पटवारी, पुलिस, हाई कोर्ट, LDC सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पिछले अन्य एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन में से है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इन 10 क्वेश्चनों की। तो चलते हैं बात करते हैं। ये जीके की टेस्ट सीरीज़ नंबर 31 है जो MGV स्टडी पॉइंट पे ऑनलाइन टेस्ट लिया गया था। तो अब बात करने वाले हैं इन टोटल 10 क्वेश्चन की। तो चलिए बात कर लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तीनों सेना का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो हमारा आंसर है राष्ट्रपति। तीनों सेना के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, जल, थल और वायु सेना। और राष्ट्रपति स्वयं एक कमांडर होता है जो युद्ध तथा शांति की घोषणा करता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में कब घोषित किया गया था। तो हमारा आंसर है अक्टूबर 2010। और अक्टूबर में बात करें तो ये 22 अक्टूबर 2010 को एशियाई हाथी को राष्ट्रीय पशु विरासत के रूप में घोषित किया गया है। और अब हम बात कर लेते हैं हाथियों के संरक्षण के लिए 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। और सर्वप्रथम हाथी के जो साक्ष्य है वो सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पे अंकित मिलते हैं। और साथ में हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। और आगे हम बात कर लेते हैं जुलाई 2010। तो ये हमारा है ये 15 जुलाई 2010 है। और इसमें जो भारतीय मुद्रा है उसको ये प्रतीक दिया गया था। ये एक तो देवनागरी लिपि जो कि रे और एक अंग्रेजी भाषा के आर दोनों से मिलकर के बना है। तो ये IIT मुंबई के छात्र उदय कुमार ने इसका चिन्ह अंकित किया है। और अब हम बात कर लेते हैं आगे हमारे पास। तो ये 26 जनवरी 1950 से ये भारतीय राष्ट्रीय जो चिन्ह है अशोक स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया गया था। और इसमें 4 सिंह है, जो नीचे एक घोड़ा है और जो सत्यमेव जयते लिखा है ये देवनागरी लिपि भाषा में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में भारत का प्रथम क्वेश्चन 3 में राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो हमारा आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। और राज्यपाल की वही स्थिति या पद होता है जो केंद्र में राष्ट्रपति का होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राज्य के नागरिक की। और राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र में जो राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ होती है वही राज्यपाल के पास होती है। और एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं महाद्वीप की। और विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया महाद्वीप है जिसमें पूरे विश्व की 2/3 जनसंख्या निवास करती है। और टोटल जो 60% जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है।
और बात करें पृथ्वी की, लगभग 30.6% इसका क्षेत्रफल है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में पृथ्वी अपनी एक्स पर घूमती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के अपने एक्स पर घूर्णन की गति किस दिशा से शुरू होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है कि पृथ्वी जो अपने एक्स पर घूमती है, तो यहाँ पे पृथ्वी के घूमने की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है, कि वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। सूर्योदय की बात करें तो सूर्योदय सर्वप्रथम पूर्व दिशा में होता है, इसलिए पूर्व का समय आगे होता है। और पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, कि जब पृथ्वी है वो एक देशांतर को पार करके दूसरे देशांतर में पहुंचती है तो वो 4 मिनट का समय लेती है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 6। तो बात कर रहे हैं 6 में समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं समुद्र के अंदर गहराई मापने वाले यंत्र को। तो हमारा आंसर है फेदोमीटर। फेदोमीटर है वो समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र है। और कहीं पे आपको इसका जो ऑप्शन है वो फेदम भी मिल सकता है, क्योंकि इसे फेदम भी कहा जाता है। बात करें संपूर्ण पृथ्वी का जो टोटल 3/4 भाग, जिसमें से लगभग 71% जो कि जल है, लगभग 71% जल है। और इस जल मंडल का जो कुल पृथ्वी पर उपस्थित जल का 2.5 भाग स्वस्थ या मीठा जल है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं साथ में ये। तो यहाँ पे हमारे पास है जो लेक्टोमीटर होता है, ये दूध की शुद्धता को मापा जाता है। और थर्मामीटर है, ये तापमान को मापा जाता है। और ये जो बैरोमीटर होता है ये वायु दाब को मापने में काम लिया जाता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है उस राज्य की कुल कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो हमारा आंसर है 8। उत्तर प्रदेश की 8 अन्य राज्यों से सीमा लगती है, जिसमें से है हमारे पास उत्तराखंड है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश। इन 8 राज्यों के उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और 5 राज्य भारत में 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो जलीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसे 5 राज्य जिसमें हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना है। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो जलीय और ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व क्षेत्र कौन सा है। तो हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े बाघ अभयारण्य रिजर्व क्षेत्र की, और ये कौन सा है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व है। और यहाँ पे हम बात करने वाले ये है आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश में है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्षेत्रफल है 3568 वर्ग मीटर, ये वर्ग मीटर है। और ये 5 जिलों में जो कि नालगोड़ा, महबूबनगर, कनूल, प्रकाशन और गुटूर, इन 5 जिलों में ये फैला हुआ है। और आगे हम बात कर लेते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में है और गेंडा के लिए प्रसिद्ध, काजीरंगा असम गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। आगे कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। और आगे हम बात कर लेते हैं चंबल अभयारण्य। चंबल अभयारण्य घड़ियालों की प्रजनन स्थली के नाम से जानी जाती है। और ये राजस्थान का सबसे जो कि घड़ियालों का प्रसिद्ध स्थल है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9।
9 में समय व मौसम के आधार पर भारत में फसलों को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं समय व मौसम के आधार पर भारत में जो फसल होती है उनको 3 भागों में बांटा गया है। तो बात कर लेते हैं। 1 नंबर सबसे पहले बात करेंगे खरीफ। खरीफ के बाद में दूसरी होती है जो रबी, और आगे जो तीसरी है वो जायद की फसल होती है। खरीफ, रबी और जायद। सबसे पहले बात करने वाले हैं खरीफ की फसल की जो बुआई ये जून और जुलाई में की जाती है जब इसका तापमान अधिक होता है। अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती है जब तापमान कम होता है। और खरीफ की फसल के जो उपनाम है सियालू, चौमासा, सावणु इसे कहते हैं कि ये मानसून पर ही निर्भर करती है। मानसून शुरुआत में इसके जो कि शुरू होते ही इसकी बुआई की जाती है। और कुल कृषि उत्पादन का 62% है वो खरीफ फसल उत्पादित करती है। आगे हम बात करेंगे रबी की। रबी की फसल की बुआई जो अक्टूबर नवंबर में की जाती है कम तापमान में, तथा कटाई इसकी मार्च अप्रैल में जब तापमान में वृद्धि होती है तो इसकी कटाई कर ली जाती है। और उपनाम है इसका उन्नालू। ये मानसून पे आधारित नहीं होती, ये सिंचाई पे आधारित होती है। और कुल उत्पादन का 24% भाग जो उत्पादन है वो कृषि का उत्पादन 24% उत्पादन करती है रबी की फसल। और आगे हम बात कर लेते हैं जायद। जायद की फसल होती है वो एक चौमासा फसल होती है। इसकी बुआई फरवरी और मार्च में की जाती है। कटाई मई और जून में काट ली जाती है। उत्पादन 14%, कुल कृषि उत्पादन का 14% होता है। इसमें टमाटर है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरे हैं, हरा चारा है, ये आते हैं। और खरीफ की फसल में जैसे ग्वार, बाजरा, मोठ ये सारे आते हैं। और रबी की फसल में गेहूँ, जो चना, सरसों आदि आते हैं। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारतीय, जो कि भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो हमारा आंसर है केरल। केरल है वो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य है। और इसकी जो साक्षरता दर है वो 92.1% है, जो कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य है। और आगे हम बात करेंगे मिजोरम की। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे 89.3% ये, और केरल के बाद में इसका दूसरा स्थान है। जो केरल के बाद में दूसरा जो स्थान महिला साक्षरता में है वो। और आगे हम बात करने वाले हैं राजस्थान की। तो यहाँ पे ये 52.1% इसमें जो महिला साक्षरता है। और आगे हमारे पास नेक्स्ट है जो बिहार। बिहार में 51.5%, और ये न्यूनतम है, महिला साक्षरता का न्यूनतम है जो स्तर है। सबसे कम है वो बिहार में है और सबसे ज़्यादा वो केरल में है। तो इसी के साथ में दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।